वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग की आय लोच के बारे में। तो बच्चों जब हमने मांग में कीमत लोच पढ़ा था तो हमने समझा था कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका अनुपात मांग की कीमत लोच कहलाता है। तो मांग की आय लोच भी उसी तरीके से है, लेकिन इस बार मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो कीमत की वजह से नहीं होगा बल्कि आय की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? आय की वजह से होगा। यानी कि जब उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, यानी कि जो आय में चेंज हुआ है उसकी वजह से जो मांग में चेंज हुआ है उसको बोलते हैं बच्चों मांग की आय लोच। यानी कि मांग की आय लोच क्या बताती है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। जैसे फॉर एग्जांपल उपभोक्ता की आय अगर 20% बढ़ जाए और उसकी मांग जो है वो 50% बढ़ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब मांग की लोच कैसे निकालेंगे? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो वो मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से लिख लेगा। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी है जिसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई अपॉन क्यू। तो कई लोग इसको वाई बोलते हैं, कई लोग आई बोलते हैं, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आई का मतलब इनकम से होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में खास तौर पे, क्योंकि मैक्रो में आई का मतलब इन्वेस्टमेंट से निकालते हैं। ठीक है, मांग की आय लोच के प्रकार की बात करें तो इसके 3 प्रकार है, धनात्मक आय लोच, ऋणात्मक आय लोच और शून्य आय लोच। तो बच्चों अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात बहुत याद रखनी है कि धनात्मक आय लोच कब होती है, ऋणात्मक आय लोच कब होती है, शून्य आय लोच कब होती है। ये सब आपकी परिस्थितियों में आपको जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने होंगे। तो मांग की आय लोच की अगर हम बात करें, धनात्मक आय लोच की बात करें तो सामान्य वस्तु जो होती है, आप याद रखिएगा, सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग की जो आय लोच होती है वो धनात्मक होती है। इसके भी 3 प्रकार है, सब डिवाइडेड है। नंबर 1 इकाई से अधिक आय लोच, इकाई के समान आय लोच और इकाई से कम आय लोच। तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक तब कहलाएगी जब आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन हो, यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन आय में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। तो उस स्थिति में हम मांग की आय लोच को धनात्मक बोलते हैं। और ऐसा विलासिता की वस्तु में होता है, जैसे एसी है, कार है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बढ़ी हुई आय का वो अधिक हिस्सा जो है वो विलासिता की वस्तुओं पे खर्च करता है। ये आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा मांग इकाई के समान आय लोच। इकाई के समान आय लोच तब कहलाएगी जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो आय में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो समान मात्रा में हुआ है। यानी कि ऐसा आमतौर पर तब होता है जब वस्तु आपकी विलासिता और अनिवार्य के बीच की हो, यानी कि इन दोनों के बीच की वस्तु को हम आरामदायक बोल देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए इस केस में क्या होता है बच्चों कि अगर हम वाई में 20% का चेंज हुआ है तो जो क्वांटिटी होगी उसमें 50% का चेंज होगा। लेकिन इस वाले केस में अगर इनकम में 20% का चेंज हुआ है तो डिमांड में भी 20% का ही चेंज होगा। इकाई से कम आय लोच तब कहलाती है जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन के कारण आय में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो कम अनुपात में होता है। यानी कि आय में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसके मुकाबले मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है। मैं दोबारा बोल देता हूं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन आय में प्रतिशत परिवर्तन से कम है, क्योंकि ऐसा अनिवार्य वस्तु की स्थिति में ही होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा ऋणात्मक आय लोच तब कहलाती है जब वस्तु निम्न कोटि की हो। निम्न कोटि की वस्तु क्या होती है बच्चों? घटिया। घटिया वस्तु का मतलब क्या है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता ऐसी वस्तु की मांग को कम कर देगा, क्योंकि उपभोक्ता जो है क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होता है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो अब ज्यादा अच्छे कपड़े पहनना चाहेगा, ज्यादा अच्छे अनाज खाना चाहेगा, ज्यादा अच्छी सब्जियां यूज करना चाहेगा। तो इस तरीके से जो निम्न कोटि की वस्तु होती है, जो घटिया वस्तु होती है उनका प्रयोग जो उपभोक्ता गरीब होने की वजह से कर रहा है, इनकम बढ़ने से उनकी उपभोग की मात्रा में कमी आएगी। इसके अलावा शून्य आय लोच की अगर हम बात करें बच्चों, तो शून्य आय लोच में क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा अति अनिवार्य वस्तु की स्थिति में होता है। जैसे नमक है तो नमक की मात्रा थोड़ा ना कोई बढ़ा सकता है, जैसे गेहूं है, चावल है, यानी कि जो बेसिक जरूरत की चीजें, जो बेसिक जरूरत है, मतलब अति आवश्यक वस्तुएं हैं,
अत्यंत अनिवार्य वस्तुएं, उन सब के लिए मांग की आय लोच शून्य होती है। तो एक बार अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए आय लोच की स्थिति में डायग्राम इस तरीके का होता है, आप याद रखिएगा। इसका मतलब आय में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋणात्मक की स्थिति में इस तरीके का होता है, यानी कि आय में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाएगी, और धनात्मक की स्थिति में पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से मांग की आय लोच के विभिन्न प्रकार है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ये मेरा एग्जांपल है आप बच्चों के लिए, कि मान लीजिए अगर उपभोक्ता की आय 100 रुपए है और उपभोक्ता 100 गुड्स खरीद रहा है, अगर इनकम बढ़कर 120 हो जाती है तो उपभोक्ता हो सकता है कि 150 गुड्स खरीदना शुरू कर दे। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा इस वाले फॉर्मूले का अगर हम पुट करें तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई में लिख देता हूं इंटू वाई अपॉन में क्यू। ठीक है, वाई भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। तो डेल्टा क्यू कितना है हमारा, परिवर्तन हुआ है 50 का अपॉन ये हुआ है 20 का इंटू 100/100। तो इस तरीके से जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ होगी वो 2.5 आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अलग अलग वैल्यू आप पुट करके आप निकाल लीजिएगा। आंसर आपका 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों इस वीडियो तो बच्चों अगर हम बात करें मांग की आड़ी लोच की, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कीमत लोच में हमने पढ़ा था कि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन आता है, लेकिन यहां पे भी कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन आता है, लेकिन कीमत किसी और वस्तु की होती है। यानी कि एक्स वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, उसके अनुपात को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं, यानी कि मांग की तिरछी लोच कहते हैं। यानी कि मांग की आड़ी लोच या मांग की तिरछी लोच क्या होता है, वाई वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वाई वस्तु की एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी कि मांग की आड़ी लोच क्या है कि जो परिवर्तन हुआ है मांग में एक्स वस्तु की, किसकी वजह से, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से, उसको हम बोलते हैं मांग की आड़ी लोच। और इसका फॉर्मूला है EC इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। यानी कि क्वांटिटी तो है एक्स की और प्राइस जो है वो वाई का, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल। तो इस विचारधारा का जो सबसे पहले यूज किया था वो मूर ने किया था, सिंथेटिक इकोनॉमिक्स उनकी बुक थी उसमें। बाद में इसका जो थ्योरी ऑफ वैल्यू है उसमें ज्यादातर इसका जो यूज है वो टिफिन ने किया। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें नॉर्मली 3 तरीके के माने जाते हैं, 2 स्ट्रीम कंडीशन है, उसको भी हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धनात्मक तिरछी लोच। धनात्मक तिरछी लोच तब कहलाएगी जब 2 वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, ठीक है, यानी कि एक्स वस्तु की अगर यानी कि कोई वाई वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसलिए प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में जो तिरछी लोच होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, मैं ऐसे लिख देता हूं EC मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हुआ, जो कि यहां पे हमने बताया हुआ है। देखिए यहां पे जब x और y वस्तु प्रतिस्थापन हो तो जो यहाँ पे EXY लिख दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे EC लिख दिया है, यानी कि वो 1 से ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा होगी, पॉजिटिव होगी। नेगेटिव पूरक वस्तु की स्थिति में होती है, इसका मतलब EC नेगेटिव 0 का मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में अगर एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, जिसलिए इस स्थिति में जो आड़ी लोच है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। अगर वस्तु असंबंधित है, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी का असर वाई वस्तु की मांग पे कुछ भी नहीं पड़ता, तो इस स्थिति में जो आड़ी लोच है बिल्कुल खड़ी हुई होगी। इसका मतलब ये बता रहा है कि वस्तु जो है वो असंबंधित है। तो ये 3 पॉइंट तो हमने यहाँ बच्चों आपको समझा दिए। 2 स्ट्रीम कंडीशन भी है, वो भी आप याद रखिएगा कि अगर एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों पूर्ण पूरक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव में इन्फिनिटी होगा आंसर जो आड़ी लोच होगी। और अगर 2 वस्तुएं पूर्ण पूरक हैं तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी होगा। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 5 कैटेगरी हैं जो मांग की कीमत लोच की होती है। यहां पे हम एक न्यूमेरिकल भी समझा रहे हैं बच्चों। देखिए यहां पे दिखाया हुआ है कि चाय की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए होने पर जो चाय की मांग है वो 100 से 80 हो गई, लेकिन कॉफी की जो कीमत है वो सेम रहने पर ही कॉफी की मांग जो है वो बढ़ गई। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, EC इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो जो क्वांटिटी है वो एक्स की है और जो प्राइस है वो वाई का है, यानी कि जिसका प्राइस सेम रहा है
उसको हम x मान लेंगे, यानी कि इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि इसका प्राइस सेम है, और इसकी को हम y मान लेते हैं। तो डेल्टा x का मतलब कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है, आप देख पा रहे हो 10 की क्वांटिटी चेंज हुई है, अपॉन डेल्टा p यानी कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है, प्राइस भी 10 का चेंज हुआ है, इनटू प्राइस ऑफ y, प्राइस ऑफ y कितना है, स्टार्टिंग में कितना प्राइस था, प्राइस ऑफ y 10 था, जबकि क्वांटिटी ऑफ x जो थी वो थी हमारी पहले 50। तो इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 1.5 यानी कि 0.2 आएगा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है इसलिए ये वस्तु जो है वो प्रतिस्थापन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंडीशन में मांग की लोच जो है, तिरछी जो है मतलब एक तरीके से आड़ी मांग की लोच है वो पता कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।